इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बिलीव मी, आपने एक्चुअली सही वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि ऐसी एक साथ जानकारी पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं पर नहीं देखी होगी, जहां पे वैल्यूएशंस की बात करें या बिजनेस मॉडल, रिलायंस रिटेल वगैरह की कंपटीशन की बात करें या ख़रीदारी के लेवल, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। साथ ही साथ स्टॉक स्टडी करने का एक अलग ही एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्टडी के बाद छांट कर सिर्फ उतनी ही जानकारी प्रेजेंट करूंगा जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। तो ये एक वीडियो बिना स्किप करे ज़रूर देख लीजिएगा। ये 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्या सस्टेन कर पाएगा और वैल्यूएशंस जो है 96 की है, तो वो क्या ग्रोथ दे पाएगी। और लिस्टिंग के दिन दुगना खुलने के बाद अभी जो रिसेंट करेक्शन हुआ है उसके बाद भी 6.25 गुना रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। तो वॉलमार्ट और रिलायंस रिटेल का पूरी डिटेल के साथ कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली डीमार्ट के 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से पहला है फूड्स। तो वो ग्रोसरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रूट्स वगैरह बेचता है, जो कि उसके रेवेन्यू में 56% यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जबकि नॉन फूड्स यानी कि FMCG और जनरल मर्चेंडाइज और अप्रैल सेगमेंट है, वो 21 से 23% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें कि पर्सनल केयर, कपड़े, जूते और खिलौने वगैरह बेचता है। दोस्तों, इनके बिजनेस मॉडल को 5 स्ट्रेटेजी के साथ आसान भाषा में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो ये मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर से सीधा सामान खरीद लेते हैं, जिससे कि उनकी लागत कम हो जाती है और उसका फ़ायदा वो हम कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। दूसरा कि क्योंकि इनके स्टोर्स गुच्छे में होते हैं, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस प्रोवाइड कर देते हैं और उधर से एफिशिएंटली और क्विकली ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं सामान का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने भी नोट करा होगा कि रिलायंस रिटेल लाइटिंग्स और एट्रैक्टिव दिखावट वगैरह में ज़्यादा खर्चा करता है, जबकि डीमार्ट में 100 रुपीज़ की टी शर्ट और भी कई सारे सेगमेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे कि क्या होता है दोस्तों कि लागत कम होने की वजह से और सस्ते में चीज़ें बेची जा सकती है। और एम्प्लॉयज़ को इस तरह ट्रेन करा है कि कस्टमर सर्विस अच्छी दी जाए और उनका एक्सपीरियंस एन्जॉयबल हो पाए। पांचवा और आखिरी पॉइंट कि हाई क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेबल्स लगाकर बेचता है। इन सारी चीज़ों की वजह से सस्ता सामान बेच पाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सस्ता बेचकर घाटा लिया जा रहा है, बल्कि इन्होंने प्राइस स्कीमिंग अप्रोच को अपनाया है, जिसमें कि पहले प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं और जैसे जैसे डिमांड कम होती जाती है वैसे वैसे प्राइजेस घटाकर कस्टमर्स को अगेन अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, डीमार्ट के नए स्टोर्स ओपनिंग पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, तो इसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। तो 2009 में यानी कि 8 साल हो गए थे पहले 10 स्टोर्स खोलने में। तो ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बल्कि उनको ध्यान देना था प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये है ईयर वाइज स्टोर एडिशन का डेटा। तो 2018 में 155 स्टोर्स थे, जो कि अभी बढ़कर रिसेंट डेटा को आपको बता दूं तो 330 स्टोर्स हो चुके हैं, तो यानी कि दुगना हो चुका है। और 330 में जून क्वार्टर का डेटा ऐड हो चुका है। दोस्तों, इनकी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, यानी कि एक गुच्छे में इनका स्टोर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो 2011 के 55 स्टोर्स से अभी रिसेंटली 330 स्टोर्स तो खुले, मगर एक गुच्छे में, यानी कि जहाँ पे वो पहले से प्रेजेंट है, पहले पूरा एक्सपेंशन कंप्लीट करो और बाद में दूसरे एरियाज़ में एंटर करो, ताकि सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ करके एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक ही स्टोर में कितनी ज़्यादा सेल्स कर पाते हो ताकि आपका खर्चा बच जाए और तगड़ा प्रॉफिट निकाल के कंपटीशन को थोड़ी सी नानी वगैरह की याद दिलाई जा सके। और उसी वजह से 4 सालों में सेल्स दुगनी हो गई और प्रॉफिट्स 2.5 गुना के करीब हो गए। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि है 8.7%, और ये नंबर पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो 5-5.5% के करीब, और बाकी के फ्यूचर ग्रुप की हालत तो 2-2.5% से भी नीचे है। दोस्तों, ये है डेट टू इक्विटी रेशियो का डेटा। तो इसकी बाकी की कंपटीशन
अंधी तरह से सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो स्टोर्स को लीज पर लेते हैं, जबकि डीमार्ट जो है वो खुद के स्टोर्स ओन करता है और इस वजह से 16,000 की इक्विटी के सामने 439 करोड़ का कर्जा है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.03% का है, जो कि ना के बराबर है। यूजुअली 1 से नीचे होता है तो अच्छा माना जाता है। सो दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलमार्ट जो कि यूएस की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 600,000 और आसान भाषा में समझे तो डॉलर्स टर्म में $60,000 का रेवेन्यू है। उनका और डीमार्ट का अप्रोच सेम है, यानी कि लोएस्ट कॉस्ट रिटेलर बनके पूरी कंपटीशन के धज्जिए उड़ा देना। क्योंकि 2007 में डीमार्ट का रेवेन्यू 260 करोड़ का था, जो कि 2013 में 3334 करोड़ का होके थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड बन गई थी, और वो भी फ्यूचर ग्रुप के 1000 और रिलायंस रिटेल के 1450 स्टोर्स के सामने सिर्फ 65 स्टोर्स खोल के। और अभी जो हमने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करी, वो इनकी एक ही स्टोर की 70 करोड़ की थी, जो कि उनके कंपटीशन से 10 गुना ज़्यादा थी, जो कि पॉसिबल हो पाया था एवरीडे लो प्राइस के कॉन्सेप्ट से। और इनके 1 स्क्वायर फीट में कितना सामान बेचा जाता है वो फ्यूचर रिटेल से 2.5 गुना, जबकि हाइपर सिटी से 5 गुना ज़्यादा था, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम ही हाल थे। सो डीमार्ट सिर्फ लकी नहीं था कि कंपटीशन को खा गया, बल्कि उनका अप्रोच स्मार्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स से इंस्पायर होके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना, ना कि सिर्फ सेल्स की अंधी रेस में कर्जा लेकर स्टोर्स को ओपन करते रहना। तो दोस्तों, आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इनकी प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज तो ज़्यादा होती है, मगर ब्रांड्स बहुत ही कम होते हैं, और उनको पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कस्टमर्स फ्रिक्वेंटली बाय करेंगे, और इस वजह से इनका इन्वेंटरी जो होता है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है, और इस वजह से कॉस्टिंग में उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, सिर्फ इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि वेंडर्स जो कि सामान बेचते हैं उनको इनके कंपटीशन जो है वो 35 से 40 दिन लेते हैं पैसा देने में, जबकि डीमार्ट सिर्फ 7 से 8 दिनों में पैसे दे देता है। और इस वजह से जब इन्वेंटरी यानी कि माल सामान कम भी होता है तो डीमार्ट को सबसे पहले मिल जाता है। सो दोस्तों, अब आता है रिलायंस रिटेल, जो कि बहुत चर्चे में है कंपटीशन के चलते, और इसका अभी IPO आने वाला है। तो आंकड़े के मामलों में तो रेवेन्यू जो है वो डीमार्ट से 6 गुना है, लेकिन डीमार्ट का पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट जो है वो रिलायंस रिटेल से दुगना है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो रिलायंस रिटेल के तुलना में 2.8 टाइम्स है। तो ग्रोथ ऑब्वियसली डीमार्ट में ज़्यादा है। सो दोस्तों, अब आता है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा, जो कि मुझे काफ़ी मुशक्क़त के बाद मिला था, और इसकी साइड बाय साइड कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है रिलायंस रिटेल ग्रोथ का डेटा, और ये है डीमार्ट की सेल्स और प्रॉफिट का डेटा, जिसको कि मैं उस स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी रहे। तो दोस्तों, अब आप आसानी से देख पाएंगे कि मैंने जो लिखा है वो है डीमार्ट की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा। तो रिलायंस की पिछले 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो वो डीमार्ट से ज़्यादा थी, 38% की थी, जबकि अभी के मामले में डीमार्ट स्लाइटली बेटर है। और असली खेल तो प्रॉफिट्स में है, जहां पर रिलायंस रिटेल पिछले 3 सालों में 0% की कंपाउंडेड ग्रोथ है, और 1 साल में 7% की है, और वो भी तब है जब 60% की 5 साल की ग्रोथ निकली थी। और डीमार्ट की बात करें तो कंसिस्टेंटली 20 से 25% की प्रॉफिट ग्रोथ दिए जा रहा है, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है। और दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यूजुअली डीमार्ट जैसे स्टोर्स होते हैं उनमें लोग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बाय करके आते हैं, जबकि ऑनलाइन में ज़्यादातर हम लिस्ट की गई चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ थ्रेड्स भी हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पेंट्री और बिग बास्केट, बिग बाज़ार वगैरह, इनको तगड़ी कंपटीशन दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रिटेल का सेगमेंट है उनमें लो एंट्री बैरियर्स रहते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं रहती है, और कोई भी
एंटर कर पा। और दोस्तों इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो पिछले क्वार्टर से सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही बढ़कर आया है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर में 10,000 करोड़ की सेल्स थी जो कि 18% से बढ़कर आई है, लेकिन 643 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 2% ही बढ़ा। तो सेल्स में 18% जबकि नेट प्रॉफिट में 2% क्यों? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से तो बढ़कर आया है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 10% का था जो कि अभी घटकर 9% रह चुका है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले मैनेजमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। तो एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि जब ऑनलाइन में फास्टर तरीके से ग्रो करने की बात हुई तो मैनेजमेंट ने ऑनेस्टली बता दिया था कि अभी ऑनलाइन में उनकी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है और आगे जाके ग्रेजुअली उसमें भी ग्रो करेंगे। तो डीमार्ट रेडी जो है वो 2016-17 में एक ही सिटी में था, जो कि अभी 2022-23 में 22 सिटीज़ में एंटर कर चुका है। और दोस्तों फ्यूचर में एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कॉस्टको करके यूएस की जो होलसेल कंपनी है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाती है। तो ये इन फ्यूचर, लेकिन बहुत सालों बाद डीमार्ट में भी देखने को मिल सकता है कि ये एक कार्ड प्रोवाइड करे जिसमें कि जितनी ज़्यादा खरीदी करे उतनी एडिशनल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। और बहुत सालों बाद जब ग्रोथ में स्टेग्नेशन पॉइंट आ जाएगा तो ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। और दोस्तों अब तक जो वीडियो में बने हुए हैं उनको वैल्यूएशंस की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो इन्वेस्टर्स में एक कन्फ्यूजन कॉमन देखा गया है कि कम पीई वाली वैल्यू कंपनी को खरीदें या ज़्यादा पीई वाली ग्रोथ कंपनी को। तो राधा किशन दमानी जी जो है वो 1995 में HDFC बैंक के लार्जेस्ट होल्डर थे। तो एक मार्केट के जाने माने व्यक्ति ने किताबी ज्ञान का एक सवाल पूछा कि हे दमानी, आपके पास इतने सारे PSU बैंक्स के स्टॉक्स अवेलेबल है जिनकी वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है, तो आपने उसको छोड़कर HDFC बैंक को ही बाय क्यों करा? तो उसमें दमानी जी का रिप्लाई था, यू कांट स्टे ऑन पेड्डार रोड एट धारावीज रेट्स, वॉच आउट फॉर HDFC's प्राइस इन द फ्यूचर। तो पेड्डार रोड जो कि मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव एरिया था, जबकि धारावी जो कि झोपड़पट्टी वाला इलाका था। तो झोपड़पट्टी के रेट में पेड्डार रोड जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, उधर घर रहने को नहीं मिल सकता है। और दोस्तों उनकी ये बात सच भी हुई, क्योंकि HDFC जब लिस्ट हुआ था तब 50 से 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर था और अभी 17 के प्राइस रेशियो पर 17 के प्राइस रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम पे जो प्राइस थी शेयर की वो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से देखें तो 3 रुपीज़ की थी, जो कि अभी 1600 की हो चुकी है। तो दोस्तों ग्रोथ कंपनी का जो पीक टाइम होता है उनमें निवेशित रहना होता है और आगे आने वाले टाइम टू टाइम हम वो डिस्कस करते रहेंगे, ना कि सेल गेल पेल तेल जैसी कंपनीज़ में निवेश किया जाए जो कि बहुत ही कम वैल्यूएशंस पर मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती है। उतना ही नहीं, आपका पैसा जितना डालोगे उससे भी कम ही होता जाएगा इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखा दूं तो ग्रोथ कंपनीज़ में भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके निवेश किया जाए। तो चलिए ये मैं आपको सिखाता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से, जो कि है डीमार्ट की वैल्यूएशंस का हिस्टोरिकल डेटा। तो इसके मीडियन की बात करें तो 134 का पीई रेशियो है डीमार्ट का, और ये जो बिल्डिंग्स है वो है अर्निंग्स पर शेयर की, यानी कि कितनी अर्निंग्स हो रही है सालाना बेसिस पे। और ये जो रेखाएँ जो है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की। तो डीमार्ट की जब लिस्टिंग हुई तब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 100 के ऊपर, लेकिन अभी के टाइम पे वो जो मीडियन है 134 का, यानी कि इन सारे सालों का एवरेज निकाल के जो बनता है वो है 134। तो 134 से भी नीचे के लेवल्स पर अभी मिल रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो वॉलमार्ट जब लिस्ट हुआ था तब उस टाइम पे उसकी भी वैल्यूएशंस 100 टू 150 के लेवल्स पर थी, और इतने 80-90 सालों बाद, सॉरी टू बी वेरी प्रिसाइज 60 ईयर्स के बाद अभी जाके उसकी वैल्यूएशंस 38 पे आई है। तब तक कितनी ग्रोथ मिल चुकी है वो गूगल पे आप चार्ट्स पे देख सकते हैं। तो ग्रोथ कंपनीज़ में जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिस्काउंट मिलता है, जो कि रियल डिस्काउंट होता है, तो उन लेवल्स पर ख़रीदारी का
विचार बनाया जा सकता है और वॉलमार्ट में जैसी ग्रोथ मिली ऐसा फ़ायदा लिया जा सकता है। सो दोस्तों, ये है डीमार्ट का वीकली चार्ट का टेक्निकल डेटा। तो इसमें मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे हैं, यानी कि ये ऑल टाइम हाई से कितने प्रतिशत डाउन हुआ था। तो 19 में 32% डाउन था, जबकि 20 में भी 32% और 21 में 19% डाउन था। और रिसेंटली जो करेक्शन मिला था उसमें ऊपर से 46% डाउन हो चुका था डीमार्ट। और वीकली चार्ट्स को जूम करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है मैंने, जिसमें कि आपको लेवल्स दिखे जा सके। उससे पहले अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट्स में येस लिखकर ज़रूर भेजना, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, 3550 का जो अभी का लेवल है वो भी ऊपर से 40% डाउन है, और अगर सपोर्ट पे आता है तो 3400 पे 43% का करेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये है डेली चार्ट्स का डेटा। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस पर काफ़ी बारी स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया है, और वो लेवल बनता है 3465 का, जहाँ पे अगर आता है तो कोई भी बाय या सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक निवेश का अच्छा मौका बन जाएगा। इससे पहले भी हिंदुस्तान फूड्स, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड सेक्टर की कंपनी है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा है, जिसको कि आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उसके लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइबर्स को एक दिल से थैंक यू। और इससे पहले भी VBL, इज़ माई ट्रिप, जोमेटो, दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस, APL अपोलो जैसी काफ़ी सारी कंपनीज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ और डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड हो चुके हैं, तो उनको देख लेना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।